तो आज तारीख है 31 दिसंबर, और आज के जितने भी हमारे इंडिया के लीडिंग न्यूज़पेपर हैं उनमें जितनी भी न्यूज़ हैं उन सबको हम कवर करेंगे। तो आज द हिंदू के अगर फ्रंट पेज की बात करें तो उस पे तो एक न्यूज़ आई है जो यूपी इलेक्शन को लेके आई है। हम लोगों ने कुछ दिनों पहले देखा था कि जो हमारे चीफ इलेक्शन कमिश्नर सुशील कुमार, उन्होंने कह दिया था कि इलेक्शन वगैरह को कैंसिल कर दो, क्योंकि यूपी में नाइट कर्फ्यू चल रहे हैं और सुबह रैलियां चल रही हैं। तो उन्होंने मना किया था, लेकिन सारी पॉलिटिकल पार्टीज ने कह दिया है कि नहीं, यूपी इलेक्शन नहीं रोकने चाहिए, यूपी इलेक्शन होने चाहिए, मतलब जनता बाढ़ में जाए, इलेक्शन जरूरी है। ठीक है। एक नेक्स्ट न्यूज है फ्रंट पेज पे, वो आई है अरुणाचल प्रदेश को लेके, कि चाइना ने अरुणाचल प्रदेश के ऐसे 15 प्लेस हैं जो इंडिया में आते हैं बाय द वे, उनके नाम बदल दिए हैं। अब इसके बारे में अपन डिटेल में बात करेंगे अभी आगे। एक नेक्स्ट न्यूज है जो है ये नागालैंड को लेके, कि नागालैंड पे अभी हम लोगों ने बात की थी, ये आसफा हटाने के लिए एक कमेटी बनाई गई थी। उस कमेटी ने तय किया है कि अगले 6 महीने के लिए नागालैंड पे आसफा और बना रहना चाहिए। अभी अनसर्टेनिटी चल रही है, उसके बाद डिसाइड करेंगे क्या करना है। और एक हम देखते हैं गंगा सागर मेले को लेके आई है वेस्ट बंगाल के, तो इस पे भी हम लोगों को अभी डिटेल में बात करनी है। और एक न्यूज आई है जो चेन्नई में अभी बारिश है उसको लेके आई है, और हरियाणा में जो पॉलिटिकल दंगा चल रहा है उसको लेके बात आई है। तो फ्रंट पेज पे इतनी न्यूज़ें हैं। तो अगर आप चाइना की न्यूज़ की बात करें, हुआ क्या है, चाइना बेसिकली अरुणाचल प्रदेश को, जो नॉर्दर्न पार्ट है, उसको साउथ तिब्बत का पार्ट मानता है। और चाइना की सिविल अफेयर्स मिनिस्ट्री ने अरुणाचल प्रदेश की 15 जगहों के नाम बदल दिए हैं इसी वजह से। अब हुआ क्या था, ये कैसे कर रहे हैं, 1914 में हम लोग देखते हैं जो तवांग का एरिया है, तवांग मोनेस्ट्री वगैरह भी है, उसके बारे में हम लोगों ने पहले करंट में कवर भी किया डिटेल में। तो तवांग का जो एरिया है वो 1914 में शिमला एग्रीमेंट के तहत तिब्बत से ब्रिटिशर्स ने ले लिया था इंडिया में। लेकिन आज भी चाइना उसे अपना पार्ट मानता है, उसका कहना है कि ये तो तिब्बत का पार्ट है। और हम देखते हैं बमला पास पे चाइना ने अभी इन्हीं इन्हीं चीज़ों के चलते 5 किलोमीटर अंदर घुस के गाँव वगैरह भी बसा लिए थे। तो नासा, इसरो, इनकी सैटेलाइट की इमेजेस भी आई थी, जिनको हमारी केंद्र सरकार ने साफ नकार दिया। मोदी जी ने कह दिया कि ना कोई गुस्सा है ना गुस्सा था, तो चलो बात मान लेते हैं। लेकिन जो भी है वो है। अब देखो, इसके लिए ऐसा नहीं कि इंडिया काम नहीं कर रहा। इंडिया भी वहां पे जो बॉर्डर एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम है, BADP जिसको कहते हैं, उसके तहत भी 10% पैसा केवल और केवल अरुणाचल प्रदेश में जाता है, जिससे हम वहां पे इंफ्रा को डेवलप कर सकें। अब इसमें अभी क्या क्या काम चल रहा है उसकी थोड़ी बात कर लेते हैं। तो जो बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन है, जिसको हम लोग BRO बोलते हैं, उसने, जो हम देखते हैं, डेपोंजियो ब्रिज बनाया है वहां पे। सेला पास पे ऑल वेदर एक टनल बनाने की बात चल रही है। और हम देखते हैं कि जो 10 सेंसस टाउन है वहां पे, सेंसस छोटे छोटे टाउन है, उनकी मॉनिटरिंग भी लगातार की जाती है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा बॉर्डर के पास में है। और जो सिसरवी रिवर ब्रिज है, जो कि बेसिकली दिवांग वैली में बनाया गया है, वो भी बनाया जा रहा है। दोगी बील ब्रिज है, जो हमारे इंडिया का लॉन्गेस्ट रेल रोड ब्रिज है, जो कि डिब्रूगढ़ से हम लोग देखते हैं पंशी घाट तक जाता है, ये भी वहां पे बनाया गया है। और हिम विजय एक्सरसाइज जैसी मिलिट्री एक्सरसाइज भी हम लोग करते रहते हैं वहां पे, इन्हीं सब चीजों के चलते। मतलब बेसिकली इंडिया काफी ज्यादा काम करता रहता है। और देखो, डिस्प्यूटेड एरिया की बात करें ना, तो चाइना तो बहुत सारी चीज़ों को डिस्प्यूटेड बताता है। जैसे हम जानते हैं अक्साई चीन, जो भारत का पार्ट होता था, वो चाइना ने ले लिया था वॉर के बाद में, तो वो भी डिस्प्यूटेड है हम लोगों के बीच में। हिमाचल प्रदेश का कुछ एरिया है वो भी डिस्प्यूटेड है। सिक्किम को डिस्प्यूटेड बताता है, चाइना कहता है ये हमारा पार्ट है। ऊपर से ये अरुणाचल प्रदेश का डिस्प्यूटेड, हम लोगों ने बात कही ली। तो दैट्स ऑल, बस यही एक न्यूज़ थी। एक नेक्स्ट न्यूज़ है वो आई है अभी इसको लेके, गंगा सागर मेला को लेके। अब गंगा सागर मेला क्या है, जैसे हम लोग देखते हैं नॉर्थ में क्या लगता है, कुंभ मेला लगता है, इसी प्रकार से वेस्ट बंगाल में गंगा सागर मेला लगता है। तो काफी दूर दूर से संत वगैरह आते हैं, गंगा जी में डुबकी लगाते हैं। तो मकर संक्रांति पे बेसिकली ये होता है। और 24 परगना का जो जिला है वेस्ट बंगाल में, वहां पे सागर आइलैंड है एक छोटा सा, वहां पे ये मेला लगता है। तो अभी कोरोना की वजह से इसको कैंसिल करने की बात की जा रही थी, लेकिन ममता बनर्जी ने कह दिया कि ये रिलीजियस मुद्दा है, हम कैंसिल नहीं करेंगे। तो ठीक है, जो है चल रहा है। और बाय द वे, कोरोना के केसेस खूब धड़ाके से बढ़ रहे हैं, और वहां पे भी, और पूरे इंडिया में ही बढ़ रहे हैं। हम लोगों ने देखा कि आज ही 17,000 केसेस आए हैं, और अभी 3 दिन पहले तक 5,000 केसेस आ रहे थे। तो ठीक है, जो है। एक नेक्स्ट न्यूज है वो आई है उड़ीसा फॉरेस्ट एंड डेवलपमेंट वो इन्वायरमेंट डेवलपमेंट प्रोग्राम को लेके। इसमें क्या हो रहा है ना, पेंगोलिन जो होते हैं, जो उड़ीसा में पाए जाते हैं, उनको रेडियो टैगिंग की जा रही है। जो नंदन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, हम देखते हैं वर्ल्ड की अकेली ऐसी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है जो कंजर्वेशन और ब्रीडिंग सेंटर बना के रखी है पेंगोलिन का। तो इनके लिए रेडियो टैगिंग की बात की जा रही है।
और ऐसा नहीं कि रेडियो टैगिंग इंडिया में पहली बार पेंगोलिन की उड़ीसा कर रहा है, पहले मध्य प्रदेश में भी होती थी, मध्य प्रदेश के बाद दूसरा राज्य जिसमें ये हो रही है। और पेंगोलिन हम जानते हैं वर्ल्ड पेंगोलिन डे 15 फरवरी को आता है। प्रोटीन, मेडिसिन और जो मीट, इन सब के लिए लोग पेंगोलिन को मारते भी थे क्योंकि बहुत इजी टारगेट होते हैं बेसिकली, तो उनको मारते भी थे। तो उनके प्रति अवेयरनेस बढ़ाने के लिए 15 फरवरी को वर्ल्ड पेंगोलिन डे मनाया जाता है। एक नेक्स्ट न्यूज है वो ये साहित्य अकेडमी अवार्ड को लेके। तो अभी 24 लैंग्वेजेस में साहित्य अकेडमी अवार्ड दिए गए अलग अलग लोगों को। तो हमें अगर जो याद रखना है वो केवल एक चीज याद रखना है कि नमिता गोखले को थिंग्स टू लीव बिहाइंड एक बुक है, उसके लिए इंग्लिश का साहित्य अकेडमी अवार्ड मिला है। और हाँ, अब ये है कि 20 लैंग्वेजेस में दिए गए हैं, तो और भी कोई को याद रखना है एग्जाम के लिए। हाँ, जैसे हम हिंदी में है तो हिंदी भाषी क्षेत्र तो उनको हिंदी के लिए, तमिल भाषी क्षेत्र का कोई एग्जाम है तो उनको तमिल के लिए किसको मिला है, तो ये पर्टिकुलर लैंग्वेज के हिसाब से याद रखने हैं। और अगर हम लोग सेंटर के एग्जाम्स की बात करते हैं तो केवल नमिता गोखले का नाम याद रखना है थिंग्स टू लीव बिहाइंड के लिए, दैट्स ऑल। अब साहित्य अकेडमी अवार्ड की बात करें तो 1954 से इसको देना शुरू किया गया था। 1 लाख रुपए दिए जाते हैं और एक ट्रॉफी दी जाती है जो कि बाय द वे सत्यजीत रे जो डिजाइनर है उन्होंने डिजाइन की थी साहित्य अकेडमी अवार्ड की ट्रॉफी, और आज भी वही दी जाती है और बहुत अच्छी है, अगर उसकी फोटो हो तो देखना। एक नेक्स्ट न्यूज है वह ये ईरान को लेके कि ईरान ने एक न्यू स्पेस सैटेलाइट लॉन्च की है कार्गो को लेके, और सिमोगर सैटेलाइट है बेसिकली, सिमोग सैटेलाइट है, बस हमें नाम याद रखने की जरूरत है। और ईरान का कहना है कि हमने स्पेस कार्गो लॉन्च किया है, हमने कोई मतलब ऐसा नहीं है कि हम युद्ध वुद्ध को लेके कुछ तैयारियां नहीं कर रहे, ये वो दिक्कत। लेकिन वही है ना कि ईरान कुछ भी करता है तो चारों ओर देशों में हड़कंप मच जाता है कि ईरान ऐसा तो नहीं न्यूक्लियर बम छोड़ दे, तो वो भी है। एक नेक्स्ट न्यूज है वह ये रॉस टेलर को लेकर। रॉस टेलर हम लोग जानते हैं न्यूजीलैंड के बैट्समैन थे, उन्होंने अभी हर फॉर्मेट से रिटायरमेंट की घोषणा कर दी है। एक नेक्स्ट न्यूज है वह ये है अभी 3 इंडो कैनेडियन को लेकर जिनको हाईएस्ट कनेडियन सिविल अवार्ड मिला है। तो 3 लोग हैं, एक का नाम है अय्यर लक्ष्मण, दूसरे नवजोत सिंह और तीसरे प्रदीप। इन 3 लोगों को हाईएस्ट कैनेडियन सिविल अवार्ड मिला है इस साल। एक नेक्स्ट न्यूज है वही है दानिश सिद्दीकी को लेकर। देखो दानिश सिद्दीकी कौन थे? दानिश सिद्दीकी एक रिपोर्टर थे जो अफगानिस्तान में रिपोर्टिंग कर रहे थे वायदा में, और उनकी अफगानिस्तान में रिपोर्टिंग करते हुए मौत हो गई थी। अभी हाल ही में जो मुंबई प्रेस है उन्होंने दानिश सिद्दीकी को जर्नलिस्ट ऑफ द ईयर का अवार्ड दिया है। बस हमें केवल इतना ही याद रखना है। बाद में मुंबई प्रेस ने और भी अवार्ड दिए हैं लेकिन वो एग्जाम में नहीं आने वाले, हमें केवल एक ही नाम याद रखना है। एक नेक्स्ट न्यूज है वो ये क्रिप्टो माइनिंग को लेकर कि क्रिप्टो माइनिंग चाइना के बाद में अभी ईरान ने भी बैन कर दिया है, और सेम प्रॉब्लम की इलेक्ट्रिसिटी जो प्रॉब्लम चल रही है ओवरऑल, और जो क्योंकि देखते हैं इलेक्ट्रिसिटी की प्रॉब्लम एक एक धीरे धीरे करके हर जगह ही आती जा रही है, और कोल प्रॉब्लम भी चल रही है, कोल शॉर्टेज भी चल रहा है, हम लोग देखते हैं उस वजह से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट नहीं कर पा रहे बहुत सारे देश। तो क्रिप्टो माइनिंग धीरे धीरे करके बहुत से देशों ने बैन कर दी है, 4था देश है जिसने बैन किया बाय द वे। एक नेक्स्ट न्यूज है वह ये महाराष्ट्र असेंबली को लेकर। अब देखो होता क्या, जब भी हम लोग लेजिस्लेटिव असेंबली की बात करते हैं तो वहां पे एक स्पीकर और एक डेप्यूटी स्पीकर होता है जो कि असेंबली और सभा को चलाता है, सीधी सी बात है। और वही अध्यक्ष होता है, पीठासीन अध्यक्ष भी स्पीकर को ही माना जाता है। तो है क्या ना, महाराष्ट्र की असेंबली ने अभी तक डेप्यूटी स्पीकर और स्पीकर को लेकर जब से वो बनी है तब से कोई बिल ही पारित नहीं किया है कि मतलब एक डेप्यूटी स्पीकर या स्पीकर किसी वजह से उतर जाते हैं, अपने पद से इस्तीफा दे देते हैं, तो नया स्पीकर कितने दिन में नियुक्त करना चाहिए इसको लेके कुछ वहां पे रूल्स एंड रेगुलेशन नहीं है, टाइम डिफाइन नहीं है। अभी नानाजी थे बेसिकली, तो वो पार्टी प्रेसिडेंट बना दिए गए हैं, इस वजह से वो उतर गए वहां से, तो अभी कोई स्पीकर ही नहीं है। और इसको लेके बात चल रही है कि गवर्नमेंट के काम नहीं हो पा रहे वहां पे क्योंकि स्पीकर ही है जो बिल वगैरह रखवाता है, सीधी सी बात है। और गवर्नमेंट मना कर रही है अभी नियुक्त करने से, गवर्नमेंट कह रही है कि हम सोचेंगे इस पे, तो इसको लेके हंगामा मचा हुआ है अलग से। एक नेक्स्ट न्यूज है वह ये इंडियन आर्मी को लेके कि इंडियन आर्मी की एक क्वांटम लैब है जिसको स्टैब्लिश किया जा रहा है, और बेसिकली ये कहाँ पे, मध्य प्रदेश के महू जिले में इंडियन आर्मी की क्वांटम लैब स्थापित की जा रही है, लेबोरेटरी। बस दैट्स ऑल, बस ये है अपने इक्विपमेंट्स में इनोवेशन वगैरह बढ़ाने के लिए, दैट्स ऑल। एक नेक्स्ट न्यूज है वही इकरा को लेकर, आईसीआरए। तो आईसीआरए ने फाइनेंशियल ग्रोथ को प्रिडिक्ट किया है इंडिया की, तो प्रिडिक्शन है मतलब बेसिकली कि 2022 से 23 के बीच में इंडिया की जो फाइनेंशियल ग्रोथ है वो 9% रहेगी। अब ये प्रिडिक्शंस कब काम आती हैं? अभी हम लोगों का बजट आएगा, हम लोग देखेंगे 2022 में फरवरी या मार्च के अप्रैल में वो लमसम में बजट आ जाएगा, उसमें इनकी प्रिडिक्शंस को ही बनाते हुए आधार उस बजट में भी डाला जाता है कि आने वाले समय में हमारी प्रिडिक्शंस ऐसी हैं, इसलिए हमें पता होना चाहिए किसने कितनी प्रोडक्शन की है। एक नेक्स्ट न्यूज है वो आई है डॉक्टर वीएल दत्त ग्लिम्स ऑफ
पायोनियर लाइफ जर्नी को लेके। ये एक बुक का नाम है बेसिकली, जो कि वीएल इंदिरा दत्त के द्वारा लिखा गया है, उनकी लड़की ने ही लिखा है, और इसको हमारे वाइस प्रेसिडेंट जो है वेंकैया नायडू, उन्होंने इनॉग्रेट किया है। और बेसिकली जो केसीपी ग्रुप है, हम लोग जानते हैं इंडिया में ये केसीपी ग्रुप के चेयरमैन होते थे। तो दैट्स ऑल, आज की न्यूज़ तो इतनी है। यहाँ से एडिटोरियल शुरू होते हैं। तो देखो, एक एडिटोरियल आया है, वो आया है एफसीआरए कानून को लेके, एफसीआरए 2010। देखो, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स से रजिस्ट्रेशन की जरूरत होती है हर एक एनजीओ को एफसीआरए के तहत, अगर उनको फॉरेन फंडिंग चाहिए तो। हमारे देश में हर 5 साल में तुम्हें रिन्यू कराना पड़ता है। बाय द वे, एफसीआरए तुम्हें एक बार मिल गया तो तुम फॉरेन फंडिंग ले सकते हो 5 साल तक। 5 साल बाद तुम्हें उसको रिन्यू कराना पड़ता है। इस बार 22,000 ऐसे एनजीओ हैं जिन्होंने फॉर्म भरे थे रिन्यू के लिए, लेकिन 80% एनजीओ को रिन्यू नहीं किया गया। बाय द वे, ये जो डेट है ना 31 दिसंबर, आज लास्ट डेट है एफसीआरए को रिन्यू करवाने की। और ये देख लेना, होम मिनिस्ट्री बढ़ाएगी, क्योंकि इतने सारे एनजीओ को नहीं मिलेगा तो बहुत सारी फाइनेंशियल एड इंडिया में आने से रुक जाएगी। तो ऐसा तो होम मिनिस्ट्री भी नहीं चाहेगी। तो बेसिकली ये ना अभी, और कुछ हम लोग देखते हैं न्यूज़ में भी बहुत सारी बात चल गई, जैसे मिशनरी ऑफ चैरिटी, उसकी हम लोगों ने बात की थी। मदर टेरेसा का एनजीओ है बेसिकली, जिसको रिन्यू करने से मना कर दिया गया था क्योंकि वो देश विरोधी काम कर रहा था। फिर इंटरनेशनली इंडिया को लेकर बहुत सारे, मतलब जितने भी मदर टेरेसा के एनजीओ वगैरह हैं, जो लोग सपोर्टर हैं, उन लोगों ने बहुत ज़्यादा इंडिया को क्रिटिसाइज करना शुरू कर दिया इसको लेकर। तो इंडिया ने ये कह दिया कि हाँ भाई, देश विरोधी काम नहीं कर रहे थे, केवल ऑडिट में कमी थी। तो मतलब बात बदल दी होम मिनिस्ट्री ने, लेकिन ठीक है। तो एनजीओस क्या होते हैं, चलो थोड़ा एनजीओस की बात करते हैं। इसमें बेसिकली एनजीओस की बात लिखी हुई है कि एनजीओस को लेके क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं इंडिया में। अगर हम लोग फॉरेन एड की बात करते हैं तो वंचित गरीब के कल्याण के लिए जब भी हम लोग बात करते हैं तो एनजीओ और वो पहले साधनों में से है जो वंचित गरीब तक पहुंच पाता है। गवर्नमेंट और लोगों के बीच में एक मिसिंग चेन का काम करता है एनजीओ। कई बार ऐसे एरिया जहां पे गवर्नमेंट एक्टिव नहीं रह पाती, जहां गवर्नमेंट काम नहीं पहुंचा पाती, या ऐसे एरियाज जिनमें गवर्नमेंट उतनी एक्टिव नहीं है, कोई एक क्षेत्र को लेकर, इन्वायरमेंट को लेकर गवर्नमेंट बहुत ज्यादा काम नहीं कर रही है, तो इन्वायरमेंट को लेकर हमारे देश में एनजीओ काम कर रहे हैं। वर्क फोर्स एनजीओ के पास में होती है बहुत ज्यादा, हम लोग देखते हैं वॉलंटियर्स होते हैं एनजीओ के पास में। और सरकार की जो स्कीम इम्प्लीमेंटेशन है वो भी माइनॉरिटीज तक, वंचित तबकों तक, महिलाओं तक, एक एक बच्चे तक पहुंचाने में एनजीओ एक बहुत बड़ा रोल निभाते हैं गवर्नमेंट और उनके बीच में। अपन उज्ज्वला योजना की बात कर लें जैसे कि, देखो ये उज्ज्वला योजना वो सिलेंडर वाली नहीं है, पीएम उज्ज्वला योजना नहीं, सिंपल उज्ज्वला योजना के, जो कि गर्ल्स ट्रैफिकिंग को रोकने के लिए चालू की गई थी। तो लोकल पुलिस के साथ में मिलकर एनजीओ ने उज्ज्वला योजना में बहुत अच्छा काम किया है। इतने सारे गर्ल्स की जो ट्रैफिकिंग के केसेस थे उनको पकड़वाया है कई एनजीओ ने मिलकर। कैलाश सत्यार्थी को तो हम देखते हैं यही सब पकड़वाने के लिए नोबेल पीस प्राइज अवार्ड तक मिला है। तो हम देखते हैं, और कैलाश सत्यार्थी की बात करें तो विदिशा मध्य प्रदेश से आते हैं, और 2016 में उनको नोबेल पीस प्राइज मिला था। तो और जैसे हम बात करते हैं कोरोना वगैरह की, तो कोरोना आदि में भी सरकार जहां पे नहीं पहुंच पा रही थी, एनजीओ ने वहां पे बहुत बढ़ चढ़ के रोल निभाया है। तो दिखाता है कि एनजीओ कितने जरूरी है हमारे समाज के लिए। इवन तो जैसे हम अफगानिस्तान की बात कर लें, अफगानिस्तान में आज शिक्षा वगैरह पे कोई देखरेख नहीं है, वहां पे क्या ही गवर्नमेंट है, हम लोग समझते हैं वो लोगों के बारे में सोच नहीं रहे हैं। वहां के पेरेंट्स, एनजीओ, टीचर और स्टूडेंट आपस में मिलकर ग्रुप बना लिया है और अपनी सरकार के खिलाफ जाके भी वहां के लोगों के लिए काम कर रहे हैं और बच्चों को शिक्षा दे रहे हैं। कितनी बड़ी बात है। तो एनजीओ कई बार सरकारों के खिलाफ भी, एंटी गवर्नमेंट होके भी लोगों की भलाई के लिए काम करते हैं ग्राउंड लेवल पर। अब तो एनजीओ में प्रॉब्लम क्या है जिस वजह से सरकार ने इतने सारे एनजीओ की फॉरेन फंडिंग को रोक दिया इंडिया में? प्रॉब्लम है एंटी इंडियन एक्टिविटीज। प्रॉब्लम है कि जो फंड दिए जा रहे हैं, कई बार इंटरनेशनली फंड आते हैं एनजीओ को, वो इसलिए आते हैं कि जैसे इंडिया का विकास हो रहा है कई क्षेत्रों में, तो वो फंडिंग देंगे कि यहाँ पे प्रोटेस्ट करो तुम लोग, ये ब्रिज बनना है, ये अगले 5 साल तक बंद नहीं देना है, और एनजीओ को फंडिंग दे देंगे, प्रोटेस्ट करवाओ वहां पे। तो जो इंडियन डेवलपमेंट काम चल रहे हैं उनको रोकते हैं। स्टेट फंक्शनिंग, कोई काम होने वाला है या स्टेट ने कोई लॉ लागू किया है, उसको रोकने के लिए, लोगों को भड़काने के लिए एनजीओ की बाहर से फंडिंग की जाती है। और फिर इलीगल मनी लॉन्ड्रिंग के लिए, पिलक पैसे को वाइट करने के लिए फेक एनजीओ वगैरह बनाए जाते हैं, वो तो हम लोग जानते हैं। अब देखो, एफसीआरए जो एक्ट है उसमें काफी बदलाव भी किए गए। हम लोग देखते हैं 1976 में आया था, इस समय जो काम कर रहा है वो एफसीआरए एक्ट 2010 काम कर रहा है बाय द वे। तो 2010, 2016, 2020 में अमेंडमेंट भी लाए गए हैं। अब ये क्या अमेंडमेंट है और क्या चीजें हैं एफसीआरए एक्ट में? देखो,
जैसे कि जो भी बाहर से डोनर वगैरह है उसको इंडिया में रजिस्टर होना जरूरी होता है अगर तुम एफसीआरए के तहत डोनेशन दे रहे हो तो। केंद्र ने एक खाता बना दिया है, एसबीआई की ब्रांच है दिल्ली में, जितनी भी फॉरेन डोनेशन आती है सब उसी में आती है और फिर उससे जिस जिस एनजीओ के लिए आई होगी वो वहां से फिर जाती है, तो जिससे मॉनिटर कर पाए केंद्र सरकार अच्छे से। पॉलिटिकल पार्टीज, अब देखो एक सबसे बुरी बात है यहाँ पे क्या कि एफसीआरए एक्ट के अंतर्गत भी पॉलिटिकल पार्टीज को नहीं रखा गया, एनजीओ को रखा गया है। लेकिन अभी सोचो पॉलिटिकल पार्टी एक बीजेपी है, कांग्रेस है, इन लोगों को अगर फंडिंग आती है फॉरेन फंडिंग तो इनको एफसीआरए एक्ट में नहीं है, इनके ऊपर कोई रोक टोक नहीं है, कहीं से भी कितनी भी फंडिंग ले सकते हैं, जबकि इनको भी जांच में रखा जाना चाहिए। तो एफसीआरए में कुछ फ्लॉस भी है, लेकिन फिर भी ये है कि पॉलिटिकल पार्टी के अपने खुद के फायदे भी होते हैं, उन वजह से कर रखा है, हम भी जानते हैं। अब देखो जो फंडिंग आई है एफसीआरए के तहत, जितनी भी फंडिंग आती है उसको उसी क्षेत्र में खर्च किया जाए, ये भी एफसीआरए एक्ट में लिखा हुआ है कि मान लो किसी एनजीओ को फंडिंग मिली है बच्चों की भलाई करने के लिए, तो ऐसा नहीं है वो महिलाओं की भलाई में लगा दे, नहीं, तो बच्चों के लिए ही लगाना है, बच्चों की शिक्षा के लिए आया तो उसी में लगेगा। एनजीओ और सारे एनजीओ के एसबीआई बैंक ब्रांच दिल्ली में खाते हैं ही है, वो करना जरूरी कर दिया गया था 2020 के अमेंडमेंट के बाद, हम लोग देखते हैं। और हाँ बाय द वे, जितना भी एफसीआरए के तहत रुपए आता है, एक समय था 2012 से पहले जब 50-50% तुम खर्च कर सकते थे, 50% अपने ऑफिस में जो एनजीओ चला रहे हैं उनको वेतन देने में, ऑफिशियल वर्क में, और 50% जिस काम के लिए आया है उसके लिए। लेकिन इसको घटा के केंद्र सरकार ने 20-80 कर दिया है कि अब अगर 100 रुपए बाहर से आते हैं तो तुम केवल 20 रुपए अपने ऑफिशियल वर्क के लिए यूज कर सकते हो, 80 रुपए अगर बच्चे के लिए आए हैं, महिला के लिए आए हैं, जिस भी काम के लिए किसी ने डोनेशन दिया है वो उसी में लगना चाहिए। और फिर एट द एंड एक बहुत अजीब चीज है लेकिन जो है, आईपीओ जो अपने ओसीआईस होते हैं, जो हम देखते हैं ओवरसीज सिटीजनशिप ऑफ इंडिया जो होते हैं, वो लोग भी अगर पैसा बेचते हैं ना तो उसे भी विदेशी चंदे में ही माना जाता है। तो ये कुछ चीजें हैं जो एफसीआरए के तहत, जो भी एफसीआरए के तहत रेगुलेट होते हैं एनजीओ, उनमें लागू होते हैं। अब प्रॉब्लम क्या है, 2000 से ज्यादा ऐसे एनजीओ हैं जो इंडिया में बहुत अच्छा काम कर रहे थे, उन पे ऑडिट को लेके, अकाउंटिंग को लेके एक्शंस लिए जा रहे हैं। जैसे हम ग्रीन पीस देखते हैं, गेट्स फाउंडेशन देखते हैं, एमेंट्री फाउंडेशन देखते हैं, यूरोपियन क्लाइमेट फाउंडेशन देखते हैं, पीएफएचआई देखते हैं, इनको बंद कर दिया गया है, इनको फॉरेन फंडिंग बंद कर दी गई है, इनको एफसीआरए के तहत रजिस्ट्रेशन दोबारा रिन्यू नहीं किया गया, जस्ट बिकॉज ऑफ कि इन्होंने अपनी ऑडिट सही से नहीं करके रखी थी। अगर हम लोग ओवरऑल की बात करें ना तो 2019 से कंपेयर करें तो 30% ड्रॉप हुआ है फॉरेन फंडिंग में एफसीआरए के तहत। लेकिन वही है, सरकारों को करना क्या चाहिए यहाँ पे एट द एंड, अगर हम लोग कंक्लूजन की बात करें, सरकारों को अपनी ऐसी रेगुलेटिंग अथॉरिटीज बॉडी बनानी चाहिए जो 5 साल तक का वेट ना करें कि 5 साल हो गए हैं, 5 साल तक कोई गौर ही नहीं किया और 5 साल बाद जब एनजीओ आए तो तुमने कह दिया लाओ अपनी ऑडिट रिपोर्ट दिखाओ, लाओ अपनी मंथली वर्कशीट दिखाओ। ऐसा नहीं, उनको हर साल ऑडिट करना जरूरी है, हर साल ऑडिट की जाए, एनजीओ को अच्छे से मॉनिटर किया जाए, क्योंकि हम भी जानते हैं एनजीओ से ब्लैक मनी व्हाइट बहुत ज्यादा किया जाता है इंडिया में। और एफसीआरए को घटे ना, इसके भी प्रयास करने चाहिए, क्योंकि एफसीआरए कहीं ना कहीं विदेशों से आने वाला दान दक्षिणा है, वो दान है जो तुम्हारे यहाँ लगता है और तुम्हारे यहाँ लोगों को फायदा मिलता है, उससे गरीब तबकों को फायदा मिलता है, और जो कि जो मतलब एक तरीके से वो पैसा सरकार को नहीं लगाना पड़ रहा, बाहर से आ रहा है विदेशों से, और आ ही गरीब माइनर इन लोगों के लिए रहा है, बच्चों के लिए, महिलाओं के लिए, गरीब तबकों के लिए। तो इनको बढ़ाने की कोशिश करनी चाहिए, ना कि इनको घटने देना चाहिए। और अगर हमारे रूल्स एंड रेगुलेशंस में कोई कमी है तो सरकार को इनको अच्छा करने की जरूरत है। तो दैट्स ऑल, इस एडिटोरियल में तो यही था। एक नेक्स्ट एडिटोरियल और आया है, वो आया है एनएफएचएस रिपोर्ट कार्ड को लेके। अब एनएफएचएस क्या है, नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे। तो इसमें कुछ डाटा निकल के आया है, मतलब एडिटोरियल उतना अच्छा नहीं है लेकिन जो डाटा है वो जरूरी है, तो वो मैं पढ़ ले रहा हूँ। देखो, नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे हम लोग जानते हैं 4-5 साल में आता है, 2016 में लास्ट आया था, 15-16 में, और अब ये 19-20 का आ चुका है हमारे पास में। कुछ चीज़ें अच्छी हुई हैं, कुछ चीज़ें बुरी हुई हैं, उन सब के बारे में बात कर ले रहे हैं। जैसे पॉपुलेशन ग्रोथ इस्टेब्लिश हो गई है, फैमिली प्लानिंग इंप्रूव हुई है, और हम जानते हैं कि हेल्थ सिस्टम अच्छा हो गया है हम लोगों के यहाँ का। बट वहीं पे हम लोग ये भी देखते हैं कि जेंडर बेस्ड जो वायलेंस होता है वो बढ़ा है, चाइल्ड मैरिजेस हैं वो ऑलमोस्ट ना के बराबर कम हुई हैं, सेक्सुअल सिलेक्शन और भी ज़्यादा बढ़ गया है सोसाइटी में, हम लोग देखते हैं वुमेन्स और गर्ल्स के अगेंस्ट जो क्राइम्स होते थे इंडिया में वो भी बढ़ गए हैं। अब ये डाटा क्या है, देखो अच्छी चीज़ों की बात करें तो टोटल फर्टिलिटी रेट हमारे यहाँ
घट के 2.1 हो गई है इंडिया का एवरेज, और ये बहुत 2.2 हो गया है इंडिया का एवरेज बाय द वे, और जो कि 2015-16 में हम लोग देखते हैं 2.4 हुआ करता था। तो अब ऑलमोस्ट हम लोग रिप्लेसमेंट रेट पे आ गए हैं। 31 राज्यों में तो 2.1 हो गई है, तो रिप्लेसमेंट रेट पे आ ही गए हैं कि जितनी भी पॉपुलेशन नई आएगी और जितने भी मरेंगे वो ऑलमोस्ट स्टेबल हो चुकी है इंडिया की पॉपुलेशन ऑलमोस्ट। अभी थोड़ी बहुत और बढ़ेगी, फिर स्टेबल ही है। परिवार नियोजन हम लोग देखते हैं, जब परिवार नियोजन की बात करते हैं तो पहले मात्र 47.8% थे जो परिवार नियोजन करते थे, आज 57% पॉपुलेशन करती है। फैमिली प्लानिंग के प्रति अवेयरनेस बड़ी अच्छी सी बात है। हम लोग देखते हैं इंट्रोस्पेक्टिव को लेके जो भ्रांतियां फैली हुई थी मार्केट में कि हाँ तुम गोलीज वगैरह ले लोगे, कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स वगैरह ले लोगे तो हो सकता है तुम बाद में बच्चों वगैरह को पैदा नहीं कर पाओ, ऐसी भ्रांतियां खत्म हो रही हैं। आज 62% लोग कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स या इंटरसेप्टिव्स को लेकर अवेयर ज्यादा है। फीमेल लिटरेसी बढ़ी है, हम देखते हैं फीमेल लिटरेसी आज 41% देश की वुमेन्स ऐसी हैं जो 10 साल तक कम से कम स्कूल जाती हैं, जो कि हम लोग देखते हैं कुछ दिनों पहले तक पिछले जो सर्वे आया था उसमें केवल 8 साल थी, तो ये 10 साल हो गई हैं। तो ये बहुत बड़ी बात है। सही सी बात है, लिटरेसी जहाँ पे ज़्यादा आएगी बच्चे वो ऑटोमेटिकली कम करेंगे, सही सी बात है, क्योंकि लिटरेसी ज़्यादा होगी, उनमें परिवार नियोजन को लेकर भी समझ होगी। अब कुछ ऐसी भी चीज़ें जो सही नहीं है, जैसे हम देखते हैं हेल्थ सर्विसेज की बात करते हैं तो देखो मतलब कुछ अच्छी भी है कुछ बुरी भी, सबकी बात करते हैं। हेल्थ सर्विसेज 70% महिलाओं तक पहुंच चुकी है। आज हम देखते हैं कि 58.1% ऐसी महिलाएं हैं जो 3 महीने में प्रेगनेंसी की जांच करवा लेती हैं कि हाँ मेरा बच्चा मतलब स्वस्थ है कि नहीं है। हम देखते हैं कि आफ्टर डिलीवरी कितनी महिलाएं हॉस्पिटल दोबारा जाती हैं जांच करवाने के लिए अपने और अपने बच्चे की हेल्थ के लिए, तो 78% महिलाएं जाती हैं। और इंस्टीट्यूशनल बर्थ जो एक समय पे 60% हुआ करती थी 4 साल पहले, आज 88% है कि जितनी भी डिलीवरी हो रही है वो इंस्टीट्यूशनल हो रही है। बहुत अच्छी बात है। मैटरनिटी हम लोग देखते हैं कि फर्टिलिटी रेट होती है वो इससे अच्छी भी रहती है, और जो माताएं मर जाती हैं बच्चा पैदा करते टाइम पे वो भी कम हो जाती है, रेट फर्टिलिटी कम होती है, सीधी बात। अब यहीं पे एक चीज और कि जो 11% वुमेन्स हैं, आज भी हमारे देश की 11% वुमेन्स जो बच्चों को जन्म दे रही हैं टोटल, उनके पास में किसी भी प्रकार की कोई स्किल बर्थ अटेंडेंट नहीं है और ना ही वो हॉस्पिटल्स तक पहुंच पा रही हैं। तो 11% औरतें या लड़कियां आज भी जो बच्चों को जन्म दे रही हैं, उनके पास में कोई ऐसा स्किल्ड आदमी भी नहीं है जिसको बर्थ करवाना आता हो, ना ही वो हॉस्पिटल तक पहुंच पा रही हैं। 50 जिले आज भी हमारे देश में ऐसे हैं जहां सोचो हम लोगों ने अभी बात की कि 70% महिलाएं हॉस्पिटल तक पहुंच रही हैं, देश का एवरेज। 50 जिले आज भी ऐसे हैं जहां पे 70% महिलाएं हॉस्पिटल तक पहुंच ही नहीं पा रही, और इनमें यूपी, बिहार, मेघालय, झारखंड और जो नागालैंड है वहां के जिले टॉप हैं। और यहाँ पे यूपी, बिहार, झारखंड तो बड़े जिले हैं, जबकि उनमें वो बड़े राज्य हैं। उनमें से हम देखते हैं कि टीनेज प्रेगनेंसी में कमी आई है। टीनेज प्रेगनेंसी बेसिकली जो कि 15 से 19 साल की जो ऐसी लड़कियां हैं जो माताएं बन जाती हैं, सीधी बात, जो प्रेग्नेंट हो जाती हैं। हमारे यहाँ जितनी भी इंडिया में प्रेग्नेंट लोग होती हैं उनमें से 7.9% मतलब ऑलमोस्ट 8% प्रेग्नेंट जो वुमेन्स होती हैं वो 15 से 19 साल के बीच की हैं। जो 2015-16 में अगर हम लोग देखते हैं तो वो 9% थी, तो केवल 1% की कमी आई है, जो कमी और होनी चाहिए थी। हम देखते हैं सेक्सुअल एजुकेशन को अभी तक बढ़ावा नहीं मिल पाया और सेक्सुअल एजुकेशन की गुणवत्ता इंडिया में अच्छी नहीं है। लेकिन यही हम देखते हैं कि 15 से 24 साल की जो महिलाएं हैं उनमें जो मेंस्ट्रुएशन हाइजीन है उसको लेके ज़्यादा अवेयरनेस आई है, और लोग मेंस्ट्रुएशन जो लड़कियां हैं वो मेंस्ट्रुएशन हाइजीन का 77.3% जो महिलाएं हैं वो मेंस्ट्रुएशन हाइजीन का यूज कर रही हैं। जो अगर पिछली बार से अगर कंपेयर करते हैं ना, सबसे ज़्यादा बदलाव इसमें है, 20% तक बढ़ी है। मतलब जो पैड्स वगैरह हैं 20% महिलाएं ज़्यादा इस्तेमाल करती हैं मेंस्ट्रुएशन साइकिल के समय। यही अगर हम लोग बात करें कि 33% महिलाएं आज ऐसी हैं जिनके पास में इंटरनेट है, और 54% महिलाएं हैं जिनके पास में अपना पर्सनल मोबाइल है, और 78% महिलाएं ऐसी हैं जिनके पास में खुद का बैंक अकाउंट है। लेकिन यही हम दूसरी तरफ एक चीज और देखते हैं कि चाइल्ड मैरिजेस, आज भी इंडिया में होने वाली तकरीबन 23% चाइल्ड मैरिज होती हैं। तो मतलब 1/4 मैरिजेस, हर चौथी लड़की जिसकी शादी इंडिया में होती है वो एक चाइल्ड मैरिज होती है, मतलब वो 18 साल से नीचे है।
और पहले ये 26% थी, ये 23% हो गई, 3% का इजाफा हुआ है, लेकिन इसमें और सुधार की जरूरत है। वहीं अगर हम लोग सेक्स रेशियो की बात करें, जो 2016 या 15 में 919 था पर 1000 पुरुषों पे 919 महिलाएं होती थी, वो 929 हो गई हैं, 10 बढ़ गई हैं, 929 हो गई हैं, बट इनको और बढ़ने की जरूरत है। और हर 3 में से एक महिला जो भी जिसकी शादी हुई है वो घरेलू हिंसा का शिकार होती है हर साल वो भी। तो हर 3 में से एक महिला घरेलू हिंसा का शिकार होती है, इस पे भी हमें देखने की जरूरत है। सीधी सी बात है कि मेंस हुए, लड़के हुए, इनको भी हमें सिखाना जरूरी है और उन चीज़ों में भी विचार करने की जरूरत है। अब हम लोग बात करें कैसे ये चीज़ सही होंगी। एक टारगेट स्पेसिफिक स्ट्रेटजी पे विचार करना जरूरी है, हमें टारगेट बनाने होंगे। अभी तक इनको लेके कोई टारगेट नहीं है हमारे पास में कैसे इन चीज़ों को सही करना है। ये टारगेट स्पेसिफिक स्ट्रेटजीज कुछ बनी हुई है, लेकिन औरों की जरूरत है। हमें स्टेक होल्डर्स को लाना पड़ेगा, पुलिस हो गई, आंगनवाड़ी हो गई, हॉस्पिटल्स हो गई, इनको भी स्ट्रेटजी बनाते समय शामिल करना पड़ेगा स्ट्रेटजी में। हमें जेंडर बेस्ड प्रैक्टिसेस में रिफॉर्म्स लाने की जरूरत है और फिर हम ओवरऑल डेवलपमेंट कर पाएंगे। अपने आने वाले जो एनएफएचएस का डाटा होगा जो 2024 या 25 में आएगा, उसमें एनएफएचएस के डाटा में, नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे में, इससे कहीं ज्यादा प्रोग्रेस कर पाएंगे, और जो कि करना जरूरी भी है अगर हमें एक अच्छा समाज बनाना है तो दैट्स ऑल। अगर आज की बात करें 31 दिसंबर की, तो यही कारण था जो हमारे किसी भी एग्जाम में जानने के लिए जरूरी था। दैट्स ऑल।